हेलो गाइस, अगर इस वीडियो पर 1200 लाइक्स पूरे हो गए तो मैं आज ही अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक बात, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो यार, वीडियो अंत तक देखा करो, तभी मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी जल्दी नई वीडियो ला पाता हूँ। तो इस बार पूरी वीडियो देखना और लाइक जरूर करना। तभी फोन बजता है। ये कॉल किंग ने टोबीरोपो को किया है। किंग कहता है कि अभी सिचुएशन काफी स्पेशल है, तो टोबीरोपो का जो इंटरनल चैलेंज था उसे कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो ऑफर था कि जो भी यामातो को ढूंढ कर लाएगा उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलेगी, वो अब नहीं होगा। वैसे टोबीरोपो इस बात को लेकर काफी सीरियस थे, पर अब इस प्लान को डिले करना पड़ेगा। किंग ने ऑर्डर दिया, काइडो अभी रूफ पर हैं और दुश्मन कैसल के अंदर घुस रहे हैं। तुम सब ऊपर की तरफ जाओ और अपने अपने तरीके से उन्हें रोको। हमारी फौज 30,000 है और दुश्मन सिर्फ 5,000। गुड लक। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। उसी वक्त टोबीरोपो में से एक हुजहू ने ड्रेक को ढूंढ लिया। हुजहू ने ड्रेक से कहा कि मेरे साथ चलो, किसी को मारना है। हाँ बिल्कुल, अभी क्वीन के पास जाकर किसी एग्जीक्यूटिव को टपकाना है और एंड में दिखाना ऐसे है जैसे वो लड़ाई में मारा गया। ड्रेक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, तुम लोगों के आपस के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? पर उसकी बॉडी ने कुछ और ही किया। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। अंदर ही अंदर वो खुश था कि ये प्लॉट ट्विस्ट तो काफी बढ़िया है। बाहर स्ट्रॉ हैट्स का एक्शन चालू था, फुल टशन वाला मोमेंट। एक बड़ा सा स्पाइड क्लब नीचे गिरने वाला था, लेकिन जोरो ने एक ही स्लैश में उसे काट दिया। वो कटा हुआ हिस्सा किसी पर गिरने ही वाला था कि जिम्बे ने एक थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया। इधर ड्रेक अब हुजहू के साथ क्वीन के सामने पहुंच चुका था। क्वीन ने काफी सीरियस होकर हुजहू से पूछा, पता चला गद्दार कौन है? हुजहू ने अपनी गन उठाई और कहा, तुम्हें क्या लगता है स्पाई कौन है? क्वीन थोड़ा कंफ्यूज दिखा। ड्रेक ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार निकाल ली। वहां हॉकिंस भी आ गया था। क्वीन हकलाते हुए बोला, हॉकिंस तुम भी? हुजहू ने भारी आवाज में कहा, धोखा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और हाँ, हुजहू का निशाना ड्रेक ही था। घायल ड्रेक जमीन पर गिर गया और क्वीन ने एक जोरदार मुक्का उसके सर पर मारा। मेरी एक्टिंग कैसी थी? ड्रेक पूरी तरह शॉक में था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हॉकिंस बोला, सही कहा, कल तक तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस नामुमकिन हैं, सिर्फ 1%। देखो, हॉकिंस ने पहले ही हिंट दे दिया था, पर ये समझ ही नहीं पाया। क्वीन ने कहा, हम बीस्ट पायरेट्स इतने लापरवाह नहीं हैं कि गद्दारों को खुला छोड़ दें। वो जो मास्क पहने छोटे लोग घूम रहे हैं ना, वो सब बेसिकली सर्विलेंस कैमरास हैं। ड्रेक के शरीर से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा और रिग्रेट साफ दिख रहा था। हुजहू ने कहा, तुमने फ्लावर कैपिटल में लॉ नाम के आदमी को भगाया था ना? हाँ, लॉ को उसी ने भगाया था और किसी ने उसे देख लिया था। हॉकिंस को उस वक्त ही शक हो गया था कि ये ड्रेक का काम है, बस उसे ये नहीं पता था कि इसका मकसद क्या है। और ये सवाल वहां खड़े सभी लोगों के दिमाग में था। हुजहू और क्वीन को भी नहीं पता था कि ड्रेक चाहता क्या है। ड्रेक ने भी हिम्मत दिखाई। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने कहा, चाहे मुझे मार डालो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। ये सुनकर वो हंसने लगे। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, लेकिन याद रखना, मैं टॉर्चर और इंटेरोगेशन में एक्सपर्ट हूँ। उसी वक्त नीचे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लूफी पूरे जोश में बाहर की तरफ भागा। एक जायंट के हमले को डॉज करने के बाद लूफी ने तुरंत अपना गियर 4 एक्टिवेट कर दिया। इधर ड्रेक का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या करूं, आखिर क्या करूं? अगर मैं लड़कर बाहर निकल भी गया तो भी काइडो की इतनी बड़ी फौज मुझे घेर लेगी। अचानक उसे कोबी की एक बात याद आई, टाइमिंग बहुत जरूरी है। ड्रेक को बात समझ आ गई। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली और कहा, इस चीज को तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो, जो तुमने मेरी इतनी खातिरदारी की है। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, वो ग्रेनेड फट गया। धुएं का फायदा उठाकर ड्रेक वहां से भाग निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि लूफी 1 नंबर पर हमला करने ही वाला है। और फिर हाँ, बिल्कुल वही हुआ। दोनों ने अपने अपने पावरफुल अटैक से एक नंबर को ढेर कर दिया। अब ड्रेक के पास जिंदा रहने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो वही था जिसके बारे में कोबी ने बताया था, लूफी। ड्रेक ने लूफी से कहा, कुछ मजबूरी है, मैं अभी अकेला लड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ लड़ने दो। उन 2 नंबर्स को हराने के बाद लूफी की हवा निकल गई। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि दुश्मन का एक ट्रेटर उनके साथ जुड़ना चाहता है। खासकर सांजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे, ये वही ठरकी है ना जो फ्लावर कैपिटल में बाथ हाउस में घुस गया था? वैसे सबसे बड़ा ठरकी तो खुद सांजी ही है। ड्रेक और लूफी एक दूसरे को घूर रहे थे। लूफी ने फिर वही पूछा, तू काइडो को हराना चाहता है? ड्रेक ने भी वही जवाब दिया, मैं वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है। तभी अचानक जोरो की तलवार बीच में आ गई। ऐसे वक्त में भी तू चाल चल रहा है? तू और हॉकिंस
दोनों काइडो के ही आदमी हो। ड्रेक अंदर से बहुत दुखी था। भाई, मुझे निकाल दिया गया है, लेकिन अफसोस स्ट्रॉ हैट्स में से किसी को उस पर भरोसा नहीं था। पायरेट्स का अपना लॉजिक होता है, अगर तुम काइडो को धोखा दे सकते हो तो लूफी को भी दे सकते हो। लेकिन लूफी नीचे कूद गया और बोला, ठीक है, तुम हमारे साथी बन सकते हो। बाकी सब चिल्ला पड़े, चुप रहे कैप्टन, तू पागल है क्या? पर लूफी तो अपनी ही धुन में था। मुझे बस काइडो को हराना है, तुझे जो करना है कर। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। तभी दुश्मनों की एक पूरी फौज वहां आ गई। फ्रैंकी और जिम्बे तुरंत लूफी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। लूफी ने सिर हिलाया और सीधा काइडो की तरफ निकल गया। वही ड्रेक को जोरो ने रोक लिया था और दूसरी तरफ लूफी के साथ सांजी भी खड़ा था। तभी अचानक पेज वन और उल्टी ने अपना डायनासोर फॉर्म ले लिया। सांजी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिससे उस रात मेरी लड़ाई हुई थी। लेकिन तभी उसॉप ने एक गोली सीधा पेज वन के मुंह में दे मारी। बस फिर क्या था, पेज वन और उसकी बहन उल्टी दोनों उसॉप और नामी के पीछे पड़ गए। वो दोनों भागते रहे और उनके पीछे ये दोनों डायनासोर। इसके बाद यार सोचा नहीं था कि ये अपू बीच में टपक पड़ेगा। कसम से ये बंदा कितना इरिटेटिंग है, इसको कोई जल्दी से टपकाओ, दिमाग खराब कर रखा है इसने। और सिर्फ यही नहीं, ये खुद तो परेशान कर ही रहा है। इसने नंबर हाचा को भी बुला लिया। ये जाइंट भी कम नहीं है, इसने काफी लोगों का रास्ता रोक रखा था। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, उसकी नजर फ्रैंकी पर पड़ी। वाह, ये खिलौना तो बढ़िया है। फिर क्या, वो हाथ धोकर फ्रैंकी के पीछे पड़ गया। फ्रैंकी भी गुस्से में आ गया, बेटा तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ। उधर जोरो और ड्रैक फिर भिड़ गए। हालांकि ये कोई आर पार वाली लड़ाई नहीं थी। जोरो बार बार पूछ रहा था, तेरा स्टैंड क्या है? ड्रैक बेचारा फंस गया। वो अपना सच बता भी नहीं सकता था। अगर बता दिया तो दोनों में से किसी एक का मरना पक्का था। जब दोनों आपस में उलझे हुए थे, तभी अपू ने वहां एंट्री मारी। आहा, समझ गया, जब कोई बाहरी दुश्मन आ जाए तो आपस के झगड़े साइड में रखने पड़ते हैं। उन दोनों ने आपू पर हमला कर दिया। जोरो को भी याद आ गया कि इसी बंदे ने पहले उसे जख्मी किया था। बस फिर क्या, टीम अप फाइनल हो गया। जैसे ही वो दोनों अटैक करने वाले थे, ऊपर से क्वीन ने अपना हथियार निकाल लिया, एक बड़ी सी गैटलिंग गन, जिसमें से नीली आग निकल रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि जिसको भी गोली लगती वो दर्द से तड़पने लगता और उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने लगता। ड्रैक ने गोली देखी और वो कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक जिन्हें गोली लगी थी वो सब बदलने लगे, बिल्कुल किसी डीमन की तरह। और क्वीन रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी गैटलिंग उठाई और फिर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब जरा रूफ टॉप की लड़ाई पर नजर डालते हैं। नेकोमामुशी और इनुआराशी ने जब से सुलोंग फॉर्म लिया है, राउंड 1 खत्म हो चुका है। वहां मिंग्स हो या काइडो के आदमी, सब के सब जमीन पर पड़े हैं। इनुआराशी और नेकोमामुशी ने जब जैक को देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर हाथ और पैर कटने का बदला जो लेना था। जैक ने भी जब इन दोनों को इतना अग्रेसिव देखा तो वो भी पागलों की तरह दहाड़ने लगा। दूसरी तरफ कैरेट अचानक भागकर बाहर गई। शायद उसे कुछ फील हुआ था। इधर बिग मॉम धीरे धीरे होश में आ रही थी। तभी पेरोस्पेरो वहां पहुंच गया। अरे ये तो मेरा प्यारा बेटा है। सिर्फ पेरोस्पेरो ही नहीं, मार्को भी आसमान से नीचे उतरा। बिग मॉम कंफ्यूज हो गई, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? मार्को ने अपने शरीर की आग बुझाई और बोला, मेरा और तुम्हारे बेटे का मकसद एक ही है, शैतानों का सफाया करना। पेरोस्पेरो पूरे टशन में बोला, हाँ ममा, हम यहाँ काइडो को हराने आए हैं। ये सुनते ही बिग मॉम भड़क गई। मार्को सोच में पड़ गया, क्या बिग मॉम सच में काइडो के साथ अलायंस करेगी? बिग मॉम हल्का सा मुस्कुराई, बिल्कुल यही होने वाला है। पेरोस्पेरो को यकीन ही नहीं हुआ। नहीं ममा, काइडो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिग मॉम का मूड अचानक बदल गया। ओह, तो अब तू मुझे सिखाएगा? इसके साथ ही रूफ टॉप पर बदले की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इनुआराशी और नेकोमामुशी का तालमेल जबरदस्त था। कभी वो कंफ्यूज करते तो कभी अटैक। आखिरकार तेजी से अटैक करते हुए नेकोमामुशी ने एक पंजा मारा और जैक की आंख जख्मी कर दी। ये देखते ही इनुआराशी ने एक लात मारी और जैक का हाथी वाला दांत तोड़ दिया। जैसे ही वो दोनों फिर से हमला करने वाले थे, काइडो आकर जैक के सामने खड़ा हो गया। भाई कुछ भी हो, वो उसका अपना आदमी है। वो अपनी आंखों के सामने जैक को मरने तो नहीं दे सकता था। इधर बिग मॉम का रवैया देखकर मार्को जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बिग मॉम ने मार्को को रोक लिया। उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तेरे जैसा आदमी इन कल के छोकरों की मदद करेगा। व्हाइट बियर्ड के बचे कुचे लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। मार्को की आंखों का अंदाज बदल गया। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि बुढ़े व्हाइट बियर्ड की बातें अब हम पर लागू होंगी? हम यहाँ रुकें या जाएं, ये हमारी आजादी
दी है। अचानक बिग मॉम ने अपनी हाकी रिलीज की। सही कहा, मुर्दे वैसे भी नहीं बोलते। और फिर वो दोनों आपस में भिड़ गए। उधर कैरेट आखिरकार भागते हुए नीचे आ गई। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो पेरोस्पेरो है। ये तो वही है जो मेरे बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार है। कैरेट ने आव देखा ना ताव, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही पल वो अचानक रुक गई। चलो अब जरा रूफटॉप की लड़ाई का नजारा फिर से देखते हैं। काइडो के मुंह में आग इकट्ठी होने लगी थी। जैसे ही उसने आग उगली, किनेमॉन ने अपनी तलवार से उस आग को बीच से काट दिया। सिर्फ काटा ही नहीं, काइडो के मुंह पर एक कट भी मार दिया। बस फिर क्या था, असली जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही किनेमॉन ने तलवार निकाली, काइडो ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सबको हवा में उड़ा दिया। लेकिन अकाजाया 9 हार मानने वालों में से नहीं थे। किनेमॉन सीधा काइडो के सर की तरफ लपका। तभी अचानक डेंजिरो और राइजो ने भी अपने अटैक कर दिए। किनेमॉन ने भी मौका देखकर वार किया, लेकिन काइडो को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तभी नेको मामुशी और इनुआराशी ने भी हमला किया, पर अफसोस काइडो ने अपना सर झटका और सब के सब दूर जा गिरे। अगले ही पल काइडो के मुंह में फिर से वो खतरनाक आग जमा होने लगी। उसने एक जोरदार बीम छोड़ी जो सीधा किनेमॉन और बाकी लोगों की तरफ गई। इस बार अशुरा दोजी और बाकी साथियों ने उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत शायद कम पड़ रही थी। काइडो ने पावर और बढ़ा दी। अचानक रूफटॉप पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सीन बदला तो देखा कि पूरा रूफटॉप आग का समंदर बन चुका है। काइडो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी तलवारबाजी में ओडन जैसी बात बिल्कुल नहीं है। अचानक आग के बीच में एक परछाई दिखाई दी। काइडो को लगा कि उसने शायद फिर से उसी आदमी ओडन को देख लिया है। उस आदमी ने कहा, समुराई को कम मत समझना। ध्यान से देखा तो वो किनेमॉन था। काइडो के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। तो तुम वही बचे कुचे लोग हो। किनेमॉन ने अपने दांत भींच रखे थे। उसे वो वक्त याद आ गया जब कोजुकी ओडन ने उन्हें अपना 2 स्वॉर्ड स्टाइल सिखाया था। उस वक्त ये सब आपस में लड़ते थे कि ओडन का नंबर 1 स्टूडेंट कौन बनेगा। अचानक आग के बीच से कई आवाजें आई। हाँ, सारे अकाजाया 9 वहां खड़े थे और उन सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। वो सब ओडन की वही पुरानी लाइन दोहरा रहे थे, ओडन वही है जो उबलता रहे। उसी वक्त किनेमॉन सीधा खड़ा हुआ और एक ही झटके में सामने की आग को काट दिया। अकाजाया 9 फिर से जोश में आ गए और पूरी ताकत से काइडो की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले हमला किया नेको मामुशी ने। इस वक्त वो बिजली की रफ्तार की तरह दिख रहा था। उसने अपने पंजों से काइडो को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। अगला नंबर था कावामात्सु का। वो आसमान से कूदा और अपनी तलवार जोर से काइडो पर दे मारी। अमानो दावा! इनुआराशी ने भी अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपना तलवार वाला पैर सीधा काइडो के शरीर में घोप दिया। कीकू का अटैक ज़ानसेत्सुगामा भी बिजली की रफ्तार से काइडो की तरफ बढ़ा। वैसे तो काइडो इस हमले को रोक सकता था, लेकिन तभी ईजो ने लगातार कई गोलियां चला दी, जिससे उस अटैक की पावर और बढ़ गई। काइडो के चेहरे पर एक बार फिर जबरदस्त चोट लगी। सिर्फ यही लोग नहीं, डेंजिरो और अशुरा दोजी के हमले भी उसे जाकर लगे। इतनी मार खाने के बाद काइडो पूरी तरह हैरान था। क्यों? आखिर क्यों? इन लोगों के पास ओडन जैसी स्किल या स्टाइल का नामो निशान तक नहीं है, फिर भी ये मुझे काट कैसे पा रहे हैं? तभी किनेमॉन जोर से चिल्लाया, काइडो! और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। काइडो ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसके मुंह में फिर से आग जमा होने लगी। काइडो का अटैक उनसे पहले ही रिलीज हो गया। तभी एन मौके पर राइजो बीच में कूद गया। निंजा आर्ट माकी नो जुत्सु। अचानक एक बहुत बड़ा स्क्रॉल खुला। काइडो की सारी आग उस स्क्रॉल के अंदर समा गई। अगले ही पल राइजो ने उस स्क्रॉल से काइडो को लपेट दिया। फिर राइजो ने अपने दोनों हाथ जोड़े। स्क्रॉल के अंदर जो आग जमा थी वो वही फट गई। काइडो अपने ही अटैक से जमीन पर गिर गया। पर क्या तुम्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। काइडो के शरीर से खूंखार ऑरा निकलने लगी। सिर्फ इतना ही? तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? तुम बस कुछ बेकार रिटेनर्स का झुंड हो। किनेमॉन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। सही बात है, उनके लिए वो वाकई बेकार थे। कायदे से रिटेनर्स का काम होता है अपने लॉर्ड को बचाना, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ओडन ने अपनी जान देकर इन सबको बचाया था ताकि ये भाग सके। ये बात सिर्फ उनके दिल का बोझ नहीं थी, बल्कि यही वो चीज थी जिसने उन्हें मजबूत बनाया। हाँ, यही है ओडन 2 स्वॉर्ड स्टाइल। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रियो एक्टिवेट होने लगा। किनेमॉन जोर से दहाड़ा। इस वक्त उन चारों की तलवारें हाकी से लिपटी होने के कारण काली हो चुकी थी। काइडो ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हमला शुरू कर दिया। बेहिसाब हवा के ब्लेड्स उनकी तरफ आए, लेकिन अब अकाजाया सामुराई के लिए ये हमले कोई मायने नहीं रखते थे। सही टाइम पर कीकू और बाकी सब ने मिलकर हमला किया और काइडो का अटैक बीच में ही काट दिया। किनेमॉन और उसके साथी
अब 4 रोशनी की किरणों में बदल गए। खतरे को देखते हुए काइडो ने अपनी बॉडी एडजस्ट की और फिर से हीट ब्रेथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किनेमोन चिल्लाया, फ्लेम रेंडिंग स्लैश। उसने काइडो की आंख को बीच से काट दिया और उसे पूरी तरह बिखेर दिया। काइडो का सर भी झटके से टेढ़ा हो गया। जब काइडो को होश आया तो उसे दूसरी बार वही आवाज सुनाई दी, मेरे सामुराई को कम मत समझना, मेरे सामुराई को कम मत समझना। सही बात है। ऐसा लग रहा था कि ओडेन आज भी काइडो के लिए एक डर बना हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ओडेन की आत्मा सच में वहां मौजूद है। तभी हमला भी हो गया, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अरे भाई जल्दी से फिनिश करो, उसका काम तमाम करो। वहीं दूसरी तरफ परफॉर्मेंस फ्लोर पर बहुत सारे लोग क्वीन की ब्लू फायर वाली गैटलिंग गन का शिकार हो गए थे। जिसको भी ये गोली लगती वो जम जाता, पागल हो जाता और फिर मर जाता। और यही था क्वीन का नया वायरस वेपन, आइस ओनी। जोरो ने अपनी तलवार निकाली और एक इन्फेक्टेड बंदे को मारने ही वाला था कि उसने देखा, अरे ये तो अपना ही साथी है। तो जोरो को डिफेंसिव होना पड़ा। जैसे ही वो उस बंदे को होश में लाने वाला था, चॉपर ने कहा, इसे छूना मत। ऐसा लगता है चॉपर समझ गया था कि इसके पीछे क्या चाल है। इस बात पर चॉपर को बहुत गुस्सा आया। जिसने भी ये वायरस बनाया है वो दुनिया के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। उधर लूफी और उसकी टीम को एक बहुत अजीब आदमी मिला। इस बंदे के एक हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसका दूसरा हाथ एक गोरिल्ला था। सबसे मजेदार बात यह थी कि लगा था ये कोई बॉस होगा, लेकिन जिम्बे ने आते ही एक मुक्के में उसे सुला दिया। हाँ, लेकिन ये एक एलीट मॉन्स्टर था जिसे स्क्रीन टाइम 10 सेकंड से ज्यादा मिलना चाहिए था। तो वो थोड़ी देर में फिर से होश में आ गया। लूफी ने देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सांजी ने उसे रोक दिया। मजाक थोड़ी है, लूफी को अपनी एनर्जी बचानी है, वरना काइडो से कैसे लड़ेगा। लूफी चिढ़ गया, अरे इस जैसे को हराने में कैसी एनर्जी वेस्ट होगी। वो भी जोश में आ गया, बकवास मत कर, इसे मैं 10 सेकंड में निपटा दूंगा। लूफी ने आंखें बड़ी की, नहीं मुझे सिर्फ 7 सेकंड लगेंगे। और फिर वो दोनों टाइमिंग को लेकर आपस में ही बहस करने लगे। ये देखकर जिम्बे आगे बढ़ा। वो गोरिल्ला अपना हमला करने ही वाला था, लेकिन जिम्बे ने अपने एक्शन से लूफी और सांजी दोनों को बता दिया कि उसे लड़ाई खत्म करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। यार सही में, मतलब मैं आधे एपिसोड से एक्साइटेड था और तुमने मुझे बस एक वन शॉट दिखाया। इसी बीच आज की रात फायर फेस्टिवल की रात है। फ्लावर कैपिटल में हर तरफ खुशी और त्योहार का माहौल है। वहां का कल्चरल सेलिब्रेशन चल रहा है, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसे स्किप करते हैं। वापस चलते हैं काइडो के पास। अभी वो बेहोश पड़ा था। एकाज़ाया 9 बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वो एक बड़ी गलती कर रहे थे। अरे भाइयों, उसे फिनिश तो करो। जैसे ही किनेमोन और बाकी लोग कुछ करते, अशुरा दोजी ने अपनी तलवार उठाई, जल्दी करो, इसका गला काट दो। तो ये सब उसकी तरफ दौड़े, लेकिन अफसोस काइडो ने अपनी पूंछ के एक वार से उन सबको दूर फेंक दिया। काइडो ने उनकी तारीफ की, अच्छा था, तुमने मुझे ओडेन की याद दिला दी। सच तो ये है कि काइडो के दिल में भी वो पुराना डर और ट्रॉमा बैठा हुआ है, क्योंकि जब सालों पहले उसकी ओडेन से लड़ाई हुई थी तो उस बूढ़ी औरत ने अचानक मोमोनोस्के का रूप लेकर ओडेन का ध्यान भटका दिया था। लेकिन भाई, जंग तो जंग होती है, अगर दुश्मन अपने आप मौका दे रहा है तो तुम उसे छोड़ोगे थोड़ी। इसलिए काइडो ने ओडेन को गहरा जख्म दिया था। काइडो ने खुद माना, अगर उस वक्त कोई बीच में टांग नहीं अड़ाता तो शायद ओडेन मुझे मार सकता था। लेकिन अभी जो उसके सामने खड़े थे, उनसे काइडो को जो चोट लगी थी वो ना के बराबर थी। आखिर खरोंच लगने और हड्डी टूटने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो फिर काइडो ने अपना सिर ऊपर उठाया। रूफ टॉप पर अचानक तेज आंधी चलने लगी। अगले ही पल काइडो ने हवा के ब्लेड्स का एक बवंडर उगल दिया और उसी एक झटके में किकू नोजो एक हाथ कट गया। चलो अब जरा मोमोनोस्के की तरफ देखते हैं। शिनोबू मोमोनोस्के को लेकर पागलों की तरह भाग रही है और यमातो भी उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। यार क्या करें, यमातो का हुलिया उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसा है कि कोई उस पर भरोसा कर ही नहीं पा रहा। लेकिन ये सब कुछ एक मास्क वाली काली बिल्ली देख रही थी। ये असल में बाओ हुआंग का सर्विलेंस सिस्टम है। बाओ हुआंग ने तुरंत ये खबर किंग को दे दी। किंग ने अपना डेन मूशी निकाला। मैं किंग बोल रहा हूँ। घुसपैठियों की असली पहचान पता चल गई है। दुश्मन करीब 5400 हैं। इनमें से ज्यादातर ओडन के वफादार सामुराई हैं। इनका मकसद ओडन के बेटे कोजुकी मोमोनोस्के को शोगुन बनाना है। सारे खाली बैठे गिफ्टर्स और टोबिरोपो ध्यान से सुनो। राइट ब्रेन टावर से भाग रहे मोमोनोस्के को मार डालो। अगर उसका सिर मिल गया तो सारे सामुराई अपनी हिम्मत हार जाएंगे। रही बात लूफी और इन पायरेट्स की, तो उन्हें बाद में देख लेंगे। बात खत्म होते ही सासाकी अपनी फौज लेकर शिनोबू पर टूट पड़ा। शुक्र है कि शिनोबू ने टाइम पर अपनी निंजा टेक्निक यूज कर ली। इसके बाद
शिनोबू ऊपर से नीचे कूदी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा खतरनाक थे। एक ही थप्पड़ में शिनोबू दूर जा गिरी। फिर दुश्मनों ने तीरों की बारिश कर दी। शिनोबू मोमोनोस्के को बचाने के लिए खुद ढाल बनकर खड़ी हो गई और सारे तीर अपने शरीर पर झेल लिए। भाई, इसे कहते हैं वफादारी। लेकिन इससे दुश्मनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिनोबू को एक कुल्हाड़ी से मारकर साइड कर दिया गया और अगली कुल्हाड़ी सीधा मोमोनोस्के की गर्दन की तरफ बढ़ी। तभी बिजली कड़की। यामातो ने कूदकर एक ही वार में उस दुश्मन को दूर फेंक दिया। उधर क्वीन तो अलग ही लेवल पर खेल रहा है। उसने कत्लेआम मचा रखा है। सिर्फ सामुराई ही इन्फेक्टेड नहीं हुए, बल्कि वो अपने ही साथियों को भी नहीं छोड़ रहा। इस वजह से जोरो और बाकी लोग बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं। ये सब देखकर चॉपर को बहुत गुस्सा आया। उसने कसम खाई कि वो इन सबको बचाएगा। चलो वापस काइडो की तरफ चलते हैं। जिसका एक हाथ कटा था वो कोई और नहीं, कीकू थी। अब कीकू जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में सन्नाटा था। किनेमोन ने एक कपड़ा निकाला और कीकू ने उसे अपने मुंह में दबा लिया। अगले ही पल किनेमोन ने अपनी तलवार में आग जलाई और सच कहूं तो यह देखने में ही दर्दनाक था। उसने जलती तलवार से घाव को दाग दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। चेतावनी, भाई लोग, ये सब घर पर ट्राई मत करना। इसके बाद कीकू ने फिर से अपना हथियार उठा लिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि पलड़ा किसका भारी है। तभी काइडो जोर से हंसा और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। उसने अपना कनाबो कंधे पर रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐलान कर रहा हो कि अब खेल खत्म होने वाला है। बाकी जगह अभी भी अफरा तफरी मची हुई है, खासकर परफॉर्मेंस फ्लोर पर जहां चॉपर और बाकी लोग हैं। वहां इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि दोस्तों की तरफ का एक याकुजा बॉस भी वायरस की चपेट में आ गया। जैसे ही वायरस फैलने लगा वो अपना हाथ काटने ही वाला था कि ह्योगोरो ने उसे रोक दिया। अरे पागल हो गया है क्या? लूफी को याद कर, उसने भी तो पहले वायरस झेला था ना। थोड़ा कंट्रोल कर, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं खुद तुझे मार दूंगा। हालांकि ये बात कड़वी थी पर काम की थी। और उधर क्वीन, वो अभी भी वहां धर 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 करके पागलों की तरह फायरिंग कर रहा था। चाहे स्ट्रॉ हेड अलायंस के लोग हों या काइडो के अपने आदमी, क्वीन किसी को नहीं छोड़ रहा था। जोरो ने कुछ दुश्मनों को काटा, लेकिन वो गिरे ही नहीं। क्या ये लोग ज़ॉम्बीज हैं? चॉपर बहुत परेशान था। वो इन सबको तुरंत ठीक करना चाहता था, लेकिन लड़ाई के बीच में दवाई बनाना और फिर इन राक्षसों को इंजेक्शन देना, ये बहुत मुश्किल था। मतलब एकदम नामुमकिन जैसा। लेकिन चॉपर की नजर क्वीन पर थी। उसने ही ये वायरस बनाया है, तो उसके पास एंटीबॉडी जरूर होगी। अगर वो मिल जाए तो चॉपर उसकी ढेर सारी कॉपीज बना सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं थी कि एंटीबॉडी कैसे मिलेगी, बल्कि अचानक क्वीन ने लाउडस्पीकर पर कहा, इन्फेक्शन के बाद तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है। वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, बॉस हैं या रिश्तेदार, जाओ उन्हें गले लगा लो। और हाँ, उससे उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। वहाँ सबसे ज्यादा दुखी तो अपू था। वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे तक पहुंचा, पर वहाँ ताला लगा था। क्वीन ने ये देखा और अपू की तरफ एक बोतल फेंक दी। फिर लाउडस्पीकर पर ऐलान किया, ये दुनिया की इकलौती एंटीबॉडी है। अरे भाई, इसने तो अपू के ऊपर सीधा टारगेट लगा दिया। अपू ने जब उन राक्षसों की नजरें अपनी तरफ देखी तो उसकी तो जान ही निकल गई। चॉपर का रिएक्शन सबसे तेज था। उसने तुरंत जोरो से कहा कि वो एंटीबॉडी छीन ले। अपू भी समझ गया था। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और भागा। बस फिर क्या, पकड़म पकड़ाई का एक बड़ा गेम शुरू हो गया। रूफटॉप पर काइडो अकाजाया 9 के सामने गया। सबसे पहले नेको मामुशी और इनुआ राशि ने हमला किया, लेकिन इतने खतरनाक हमलों के जवाब में काइडो ने सिर्फ एक वार में दोनों को पीछे फेंक दिया। यहाँ तक कि उनका सूलोंग फॉर्म भी गायब हो गया। सच कहूँ तो मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, काइडो ने कहा। फिर थंडर बागुआ वाली वो बैंगनी बिजली चमकने लगी। मोमोनोस्के की तरफ शिनोबू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने यामातो का हाथ पकड़ा। प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, मोमोनोस्के सामा को बचा लो। यामातो फिर से टाइम पास करने लगी। उसने कहा कि उसने 20 साल पहले वो एग्जीक्यूशन देखा था। ये बोलने के बाद वहां तोपों के गोलों की बारिश हो गई। यामातो ने अपनी पीठ अड़ा दी और सारे गोले झेल लिए। थोड़ी देर बाद धुआं हटा। यामातो ने बताया कि वो 20 साल पहले कुरी गई थी मोमोनोस्के को बचाने, लेकिन वो बस देखती रह गई क्योंकि उसके पास तब उतनी ताकत नहीं थी। ये बोलकर उसने अपना क्लब घुमाया और एक सिपाही को टपका दिया। अब मोमोनोस्के की नजरों में यामातो की इमेज बदल गई थी और यामातो ने कहा, तुम्हारे लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। चलो अब सीन बदलते हैं और मार्को को देखते हैं, जो कई एपिसोड से गायब था। वो अभी बिग मॉम के साथ मुक्केबाजी कर रहा है। बिग मॉम ने प्रोमेथियस को भी बुला लिया, लेकिन मार्को की आंख का असर कुछ अलग ही था। प्रोमेथियस का तो
थोड़ी ही देर में गेम ओवर हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड बिग मॉम ने मार्को को पकड़ लिया और उधर पेरोस पेरो ने अपना तीर तान लिया। मार्को अब बुरी तरह फंस चुका था। परफॉर्मेंस फ्लोर पर वापस चलते हैं। ब्रूक जोर से चिल्लाया, अरे उसे काट लिया गया था। जैसे ही चॉपर ने दुश्मन को मार भगाया, ब्रूक ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। मुझसे दूर रहो, मैं अपने साथियों पर हमला नहीं कर सकता। मैं अब ओनी बनने वाला हूँ। अरे मैं तो ठीक हूँ। अचानक चॉपर को समझ आया, अरे ये तो कंकाल है, इसको वायरस कैसे लगेगा? अरे हाँ, कुछ गड़बड़ है। ब्रूक के पास तो शरीर है ही नहीं, तो उसकी बॉडी हीट भी कम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम शरीर का तापमान कंट्रोल कर लें तो वायरस को रोका जा सकता है। तभी रॉबिन ने कहा, चॉपर तुम्हारा हाथ। चॉपर ने देखा वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और हाँ, नामी और बाकी लोग भी तो हैं। नामी कोमाचियो के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन अफसोस उल्टी ने एक हेडबट मारा और उसे बाहर निकाल दिया। नामी ने मौका देखकर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन साथ ही अपनी क्लाइमा अटैक से हमला भी कर दिया। पर यार ये अटैक बहुत कमजोर था। अगले ही पल उल्टी ने उसे फिर से पकड़ा और हाकी वाला हेडबट मारा। नामी बुरी तरह जख्मी होकर गिर गई। यार नामी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ही उल्टी दोबारा हमला करने वाली थी, उसॉप ने अटैक कर दिया, लेकिन उसने लगातार कई शॉट्स मारे पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल उसॉप को भी हेडबट मारकर उड़ा दिया गया। उल्टी ने नामी से कहा, माफी मांग, क्योंकि लूफी ने ऐसी बात कही थी जो मुझे पसंद नहीं आई। वो बात ये थी कि लूफी पायरेट किंग बनेगा। नामी भी जिद्दी है, उसने माफी नहीं मांगी। तभी उसॉप ने फिर से एक हमला किया। ग्रीन स्टार डेविल। एक बड़ा सा पौधा अचानक बड़ा हुआ और उसने दुश्मनों को जकड़ लिया। इस पौधे में जबरदस्त एसिड था, लेकिन पेज वन ने अपने दांतों से उस पौधे को काट दिया। और भाई उल्टी के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एसिड से उसे कुछ नहीं हुआ। उसॉप ने फिर से बांस वाले हमले किए, लेकिन इन हमलों से उन्हें कोई डैमेज नहीं हो रहा था। फिर क्या, उल्टी फिर से उस पर झपट पड़ी। उसने अपने माथे पर आर्मामेंट हाकी चढ़ाई और एक जोरदार हेडबट मारा। उल्टी मॉर्टार। ये हमला इतना तगड़ा था कि उसॉप की खोपड़ी क्रैक हो गई। इसके बाद उल्टी नामी की तरफ बढ़ी। नामी बुरी तरह डर गई और माफी मांगने लगी। हाँ, माफ कर दो, हमारा कैप्टन तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, प्लीज मुझे और मत मारो। एक और पड़ी तो मैं मर जाऊंगी। उल्टी नहीं मानी। बोल कि तेरा कैप्टन कभी पायरेट किंग नहीं बन सकता। नामी की हालत देखकर लग रहा था कि वो हार मान लेगी। लूफी वो नामी अटक गई। उसे वो पल याद आया जब लूफी ने उसकी जान बचाई थी। वो रोते हुए चिल्लाई, वो पायरेट किंग जरूर बनेगा। ये बोलते ही वो रोने लगी। तभी वहां एक बहुत बड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसने सीधा उल्टी को काट लिया। वहां कोई और नहीं बल्कि जंग का पासा पलटने वाली ओटामा आ गई थी। लड़ाई अब और भयंकर होती जा रही थी। हर जगह आग और तबाही मची थी। सीन पूरी तरह से केओस भरा था।